इंसेप्शन यूपीएससी आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में। जो न्यूज़ आ रही है वो सूडान क्राइसिस को लेकर आ रही है। वहाँ पर हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। एक बड़ा ऑपरेशन इसमें चलाया जा रहा है, कई सारे लोगों को हमने अब तक बचाया है और अभी ये ऑपरेशन चल रहा है। सूडान में एक सिविल वॉर शुरू हो चुका है जिसमें हमारे लोग फंसे हुए हैं और ये 1 साल के अंदर आप कह सकते हो कि दूसरा मामला ऐसा निकल कर आ रहा है जहाँ पर हमें अपने लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। एक बार हमने यूक्रेन से रेस्क्यू किया था पिछले साल फरवरी में और अब हमें सूडान से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। सूडान में ऐसा क्या हुआ है, क्या परिवर्तन हुए हैं और क्यों ऐसा सिविल क्राइसिस देखने को मिल रहा है? क्या ये पहले भी हो चुका है? इसकी नींव कहाँ थी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहाँ है, क्या है? और आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे न्यूज़ की। न्यूज़ हमारी निकल कर आ रही है वो है सूडान क्राइसिस को लेकर। तो सूडान में एक सिविल वॉर शुरू हो चुका है। हम अपने लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है। तो ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। और अब तक ये बताया जा रहा है कि नियरली 2400 लोगों को अब तक इवैक्यूएट किया जा चुका है और भी लोगों को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई सूडान में ऐसा क्या हो गया, सिविल वॉर क्यों शुरू हो गया है, ये क्राइसिस क्यों हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे पॉसिबिलिटीज क्या हैं। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें तो इजिप्ट और सूडान दोनों ही गुलाम हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के। जैसे इंडिया एक टाइम पर गुलाम होता था वैसे ये भी गुलाम होते थे। इजिप्ट में एक रेवोल्यूशन होता है 1952 में, जिसमें ये बड़ी मांग की जाती है कि भाई हमें आज़ाद कर दीजिए। इजिप्ट और सूडान दोनों ही मांग करते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाएं, हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं। ये ब्रिटिशर्स का अपोजिट कर रहे थे, साथ ही साथ ये मोनार्की का भी अपोज कर रहे थे, चाहते थे कि यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सेटअप लागू हो, राजा रानियों को जरूरत यहाँ नहीं है। 1956 में फाइनली इन्हें आज़ादी मिल जाती है, ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाते हैं। एक पार्लियामेंट्री सेटअप इजिप्ट और सूडान में शुरू होता है। सूडान में बेसिकली बात करेंगे तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सेटअप शुरू होता है, प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन जो एक मिलिट्री स्ट्रगल रहता है कि भाई मिलिट्री जनरल्स थे वो चाहते थे कि सारी पावर्स हमारे हाथ में रहे, हम इसे कंट्रोल करें। सिविल गवर्नमेंट को ये ज़्यादा लंबे समय तक स्टैब्लिश नहीं रहने देना चाहते थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। तो कई बार मिलिट्री कूप की कोशिश की गई है। अब तक ये बताया जाता है कि लगभग 16-17 बार से ज़्यादा मिलिट्री कूप हो चुका है। अब ये हालत आप इमेजिन कर सकते हो पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी कभी सिविल गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई, ऐसा ही सूडान में भी रहा। यहाँ पर भी मिलिट्री इंटरवेंशन बहुत बड़ी मात्रा में रहा। फाइनली 1989 में एक मिलिट्री कूप होता है जिसमें जनरल होते हैं उमर अल बशीर। उमर अल बशीर उस समय आर्मी जनरल हुआ करते थे। इन्होंने सिविल गवर्नमेंट को हटाकर खुद वहाँ पे मिलिट्री शासन लागू कर देते हैं और ये बन जाते हैं सुप्रीम कमांडर, ये हेड बन जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर आप डिक्टेटरशिप चलाते हो तो एक छवि अच्छी नहीं बनती है आपकी ना। तो एक छवि अच्छी बनाने के लिए क्या करते हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप जैसा कुछ स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। 1993 में ये डेमोक्रेटिक स्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं कि ठीक है हम ऐसा कुछ कर देते हैं और खुद ही को ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करवा लेते हैं। अब ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बजाय अब ये खुद को प्रेसिडेंट कहलवाना पसंद करते हैं और एक नाम के लिए इन्होंने एक फर्जी सी सरकार भी बनवा ली होती है। चीजें चलती रहती हैं। 2003 में सूडान के लोग इनसे आज़ादी की मांग करते हैं कि सब हमको आज़ादी चाहिए, आपके राज में हमको नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ भी देखी थी वहाँ के लोगों ने, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी है वो सारी इनमें थी और डिक्टेटरशिप कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो वहाँ के लोग परेशान थे इनके शासन को लेकर। ठीक है, कई सारे संगठन बनते हैं जैसे सूडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी या जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट, ये चलते हैं। कहाँ चलते हैं? सूडान में भी एक जगह है दरफोर, यहाँ पर ये पूरा स्ट्रगल शुरू होता है। अब दरफर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आगे मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, अब मामला क्या होता है कि ये सब लोग परेशान क्यों थे? परेशान इसलिए थे क्योंकि जो सूडान है ये एक इस्लामिस्ट कंट्री है। ठीक है, ये पूरा इस्लामिक कंट्री है। अब इसमें वो लोग परेशान हो रहे थे जो नॉन इस्लामिक थे, या यूं कह सकते हो कि जो ये व्यक्ति थे उमर बलशीर, या कह सकते हो कि जो मुस्लिम्स थे उसमें मुस्लिम्स डिवाइड हो गए थे। एक वो जो अरब की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे और एक वो जो अफ्रीका की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। ध्यान रखना, दो तरीके का स्ट्रगल हमको देखने को मिलता है। तो मुस्लिम्स के बीच में ही, सूडान में ही, जो एक अरब की तरफ ज़्यादा टिल्ट हैं और दूसरे जो नॉन अरबिक हैं यानी अफ्रीका की तरफ ज़्यादा टिल्ट है।
इनके बीच में आपस में स्ट्रगल हुआ था। साथ ही साथ जो नॉन मुस्लिम समुदाय था, ध्यान रखना, नॉन मुस्लिम, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्रिश्चियनिटी की। तो सूडान में एक बहुत बड़ा समुदाय था जिसे क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियंस हुआ करते थे, अफ्रीकन क्रिश्चियन, ठीक है, ये भी मांग कर रहे थे आज़ादी की इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। तो 2003 में, 2005 में इस पूरे मूवमेंट को दबाया गया, और वो भी काफ़ी रूथलेस तरीके से दबाया गया। कई लोगों की इसमें हत्याएं की गई, ये कह सकते ह्यूमन राइट का वायलेशन भी हुआ, ठीक है। अब जो दफर रीजन है, ये वाला रीजन माना जाता है दफर रीजन, ठीक है। यहाँ पर पूरा स्ट्रगल चल रहा था। अब जो उमर अल बशीर हैं, ये कुछ इस एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी ये अरबिक टिल्ट इनका थोड़ा सा ज्यादा है। ये साउथ सूडान है, साउथ सूडान की एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि यहाँ पर रहते हैं क्रिश्चियंस, साउथ सूडान में रहते हैं मोस्टली क्रिश्चियंस, सूडान में रहते हैं मोस्टली मुस्लिम, ठीक है। अब मुस्लिम्स क्या बोलते थे कि भाई ऐसा है कि क्रिश्चियन हम तुमको आप अपने बराबर का नहीं मानते, तो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन चलता था। मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी में डिस्क्रिमिनेशन था, साथ ही साथ अरबिक मुस्लिम्स और अफ्रीकन मुस्लिम्स में भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। दोनों ही स्ट्रगल चल रहे थे आपस में। एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है 2011 में, और जिसमें एक रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम किसके लिए? साउथ सूडान के लिए। साउथ सूडान के लोगों से कहा जाता है कि ठीक है, आपके लिए वोटिंग अरेंज करा देते हैं, और आप देख लीजिए कि आपको सूडान के साथ रहना है या एक अलग से राज देश बनाना है। साउथ सूडान के लोग वोट करते हैं और एक अलग से देश बना देते हैं, नाम दिया जाता है इसे साउथ सूडान। इस तरीके से 2011 में साउथ सूडान का जन्म होता है, सूडान से कटकर। लेकिन ये बहुत जो प्रोसेस थे ये बंद नहीं होते हैं, लगातार वहां पर वायलेंस हो रही होती है, लगातार ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा होता है। वहां पर जो लोग थे दरफर रीजन के, ये भी मांग कर रहे थे कि भाई हमें भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमें भी अलग कर दो। ऐसा कुछ इनका चल रहा था। तो सक्सेशन का मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, हालांकि इन्हें दबाने की पूरी कोशिश की जाती रही है। 2018 आते आते लोगों ने मास प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जो उमर अल बशीर हैं, इन्हें अब तो हट जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, ठीक है, और लगभग 30 साल 40 साल इन्होंने राज करते हो गए हैं। अब हमें नया रूलर चाहिए। इनके खिलाफ एक जनरल सेंटिमेंट, पब्लिक सेंटिमेंट बनना शुरू हो जाता है, इन पर प्रेशराइज किया जाता है। प्रेशराइज करने का एक और तरीका था, तरीका ये था कि ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है अब्देल फतेह अल बुरहान, ठीक है। तो फतेह अल बुरहान सपोर्टेड थे यूएस द्वारा, ठीक है, इन्हें यूएस सपोर्ट कर रहा था, और यूएस के द्वारा यूनाइटेड नेशन इन्हें सपोर्ट कर रहा था। इन दोनों की मदद से, अच्छा ये कौन थे? ये हैं आर्मी जनरल। कौन है? आर्मी जनरल। और उमर बल अशीर कौन थे? उमर अल बशीर उस समय के सुप्रीम कमांडर, ठीक है। ये एक तरीके से इनडायरेक्टली पूरी सूडान को कंट्रोल कर रहे थे। अब क्या होता है कि फतेह अल बुरहान जाकर यूएस से मिलते हैं, यूनाइटेड नेशन से मिलते हैं, और अपने फेवर में सारी चीज़ों को कर लेते हैं। बोलते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि अब जनता उमर अल असीर के बशीर के खिलाफ हो चुकी है, तो एक काम करो, मुझे पावर में बैठाओ, मैं इन्हें पकड़ के आपको सौंप दूंगा, यूनाइटेड नेशन को सौंप दूंगा, यूएस को सौंप दूंगा, और तुम्हारे कहने के अनुसार मैं काम करूंगा। यानी ये बन गए यूएस के प्यादे एक तरीके से। और यूएस पूरी तरीके से एक लॉबी क्रिएट करता है, और इनके खिलाफ एक कह सकते हैं नेगेटिव इमेज जनरेट की जाती है यूनाइटेड नेशन में, ह्यूमन राइट कमीशन में, इंटरनेशनल फोरम पर। और साथ ही साथ इनकी जो जनता है ये भी इनके खिलाफ हो जाती है। फाइनली 2019 में इन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ता है, इन्हें स्टेप डाउन करना पड़ता है, और ये जो फतेह अल बुरहान है, इन्हें पूरी सत्ता सौंप दी जाती है। अब फिर से डिक्टेटरशिप आ गई, मिलिट्री आ गई। फिर से बुरहान क्या करते हैं, एक लोकल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, फर्जी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अब बुरहान की मदद करते हैं मोहम्मद हमदान डागलो, ठीक है, ये मदद करते हैं उमर अल बशीर को ओवरथ्रो करने में। तो ये दोनों मिलकर ओवरथ्रो करते हैं उमर वल अशीर को, इन्हें ये हटा देते हैं। अब देखो, ये कौन है? मोहम्मद हमदान डागलो, ये कौन है? ये है रैपिड फोर्स के चीफ, कह सकते रैपिड सपोर्ट फोर्स के चीफ। ये क्या है? पैरामिलिट्री फोर्स है।
अब ये ऐसे समझो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझोगे तो ऐसे, जैसे एक हमारे आर्मी चीफ होते हैं, ठीक है, वो पूरे आर्मी के चीफ होते हैं, और हमारी चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, तीनों के चीफ, ठीक है। ये हो गया हमारे आर्मी चीफ। दूसरे हैं जो पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, इनके चीफ हो गए, ठीक है। तो दो चीफ आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? सत्ता के लिए। देखो इनका चैप्टर तो खत्म हो जाता है, उमर अल बशीर का चैप्टर खत्म हो जाता है 2019 में। इन्हें दे दिया जाता है यूनाइटेड नेशन को कि भैया आप ट्रायल कर लो, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनका ट्रायल चलता है, ये तो पिक्चर से आउट हो जाते हैं। अब बचे दो लोग। अब क्योंकि इन्होंने मदद की थी अल बशीर को ओवरथ्रो करने में, तो इनका भी सपना था कि एक दिन हम आएंगे तो हम भी इन्हें ओवरथ्रो कर देंगे। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ओवरथ्रो किया जाए। अब ये अकेले कोशिश नहीं कर रहे, मोहम्मद हमदान ये अकेले कोशिश नहीं कर रहे, इन्हें रशिया सपोर्ट कर रहा है। ध्यान रखना, दुनिया में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां दो पावर्स आपको देखने को मिलेंगी, रशिया और यूएस। तो अब जो स्ट्रगल चल रहा है आर्मी और वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में आपस में स्ट्रगल चल रहा है। किस लिए चल रहा है? पावर को लेकर स्ट्रगल, ठीक है। इसी पूरे सिविल वॉर के चक्कर में हमें परेशानी हो रही है, हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, और हमें उन्हें वहां से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। अब इसका एंड क्या हो सकता है? देखो एंड तो एक ये हो सकता है कि एकदम से ये सरेंडर कर दें, ठीक है, या दोनों एक डील कर लें कि ठीक है एक काम करते हैं, एक साल हम प्रधानमंत्री रह लेते हैं, दूसरे साल तुम रह लेना, ऐसा कुछ डील कर लें। या ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चलता जाए, क्योंकि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? एक को यूएस सपोर्ट कर रहा है और एक को रशिया सपोर्ट कर रहा है, तो ये लंबा भी चल सकता है। लंबा चलने में सभी के लिए घाटा है, क्योंकि यहाँ की पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन रुक जाएगी। साथ ही साथ जो अब तक जो अटेंशन मिला हुआ था यूक्रेन और रशिया वॉर को, इंटरनेशनल अटेंशन, ये शिफ्ट हो गया अब सूडान की तरफ। तो चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। बाकी देख लेते हैं, सूडान की जब बात आई है तो सूडान की हिस्ट्री पढ़ ली हमने, डेवलपमेंट पढ़ लिया, एक बार इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देख लेते हैं। सूडान हमको यहाँ देखने को मिलता है, ये हमारा रेड सी हो गया, ये मेडिटेरियन सी, ये गल्फ ऑफ एडन, ये अरेबियन सी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट है रेड सी से, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूडान इनमें से कौन सी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने में ज़्यादा विश्वास रखता है, तो आपने याद रखना है इजिप्ट, लीबिया, क्योंकि इजिप्ट ऐसे याद रखना कि इजिप्ट और सूडान का साथ साथ स्ट्रगल चला था 1952 में। साउथ सूडान सूडान से ही कट के बना है, तो ये तीनों आपस में लिंक हो गए, ठीक है। लीबिया, चैड, इथियोपिया, यहाँ पे एट्रिया है, तो ये भी याद रख लेना। ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसके आसपास बसी हुई, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। बाकी इसके बारे में एक और चीज़ देखें, ज्योग्राफी देखते हैं अगर सूडान की, तो एक नदी है जिसे हम नाइल रिवर बोलते हैं, और नाइल रिवर क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि यहीं से होकर गुजरती है। कहाँ ओरिजिन होता है? ये है विक्टोरिया लेक, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये दो ट्रिब्यूटरी बनती हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, ठीक है। ये साउथ सूडान और सूडान से होकर गुजरती हैं और जाके मेडिटेरियन सी में मिलती है, ध्यान रख लेना। तो सूडान हमारे लिए इसलिए भी काम का हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नाइल रिवर को देखने को मिल जाती है। बाकी तो आपसे डैम पूछे जा सकते हैं, तो एक बार डैम देख लीजिएगा। ये फेमस डैम है क्योंकि नाइल नदी पर ही बने हैं, तो ये आपके सामने डैम है, तो एक बार देख लीजिएगा। जोवेल ओलियर डैम, ठीक है। ल्यूक न्यू लेक नूविया, ये आप देख लीजिए। अच्छा, नूबियन डेजर्ट भी आपके लिए काम का रहेगा। नूबियन डेजर्ट आपको पूछा जा सकता है कहाँ पर है। देखो अगर यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भाई ये बताइए हमें क्राइसिस बताइए, फ्री में तो नहीं पूछ सकता। फ्री में क्या पूछ सकता है? सूडान न्यूज़ में आ गया, ठीक है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन या ज्योग्राफिकल टर्म्स इससे पूछे जा सकते हैं। तो नूबियन डेजर्ट पूछा जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। वही डेजर्ट ये हमारा देख लेना। और यहाँ अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी थी, ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, ये ग्रीन एरिया है। यहाँ पर आपको थोड़ी ग्रीनरी मिल जाएगी, साउथ सूडान में ग्रीनरी मिल जाएगी। ये पूरा एरिया, इसके ऊपर का मैंने बताया जितना भी एरिया बचा है, ये पूरा डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है। इसलिए आपको मोस्टली पॉपुलेशन देखने को मिलेगी वो इस एरिया में देखने को मिलेगी और इस एरिया में देखने को। अच्छा, मैंने आपको एक एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया का भी मैंने बताया था। मैंने कहा दरफर रीजन में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था,
उस कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा ये जो है ना, ये और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड हैं ये दरफर रीजन से बिलोंग करते हैं, और जो अभी आर्मी चीफ हैं वहाँ के वो बिलोंग करते हैं इस एरिया से। तो ये एक जोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत लंबे समय से इनका चला आ रहा है, ये भी एक बड़ा रीजन रहा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फिर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।